जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक है। तो आज छठा दिन है और छठे दिन में हमने आपको बताना है कि बेस्ट फार्मूला क्या है अपनी फैमिली को डेवलप करने का। तो बेस्ट फार्मूला जो है ना, ये कोई कोर्स तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद प्रैक्टिस की उनके, और कुछ लोगों को मैंने करवाया, और कुछ लोगों के अपने जो फार्मूले हैं उनको देख के कुछ चीज़ें हमने ड्राइव की हैं, कुछ चीज़ें हमने बनाई। पहली बात तो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं तो पहली टिप तो वही है जो मैंने आपको 5वें दिन में बताई थी कि 3 नस्लों के साथ चलना सीखें। बेस्ट फार्मूला है कि आप अपने वालिद या वालदा, अपनी और अपनी बीवी, और उसके साथ अपने बच्चे, यानी आप अगर दरमियान में हैं तो आपके नीचे भी एक जनरेशन है और आपके ऊपर भी एक जनरेशन है। आपका कमाल यह है कि आप इन दोनों जनरेशन्स को, ऊपर वाली जनरेशन्स को और नीचे वाली जनरेशन को, और साथ बेगम साहबा को या अपने शोहर नामदार को, इन सबको इकट्ठा लेके चला। अगर आपने इन तीनों को प्रो लिया तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। अब सवाल ये है कि कैसे। ये याद रखें कि वक्त जो होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं: माजी, हाल और मुस्तकबिल। ऐसे ही है ना कि पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। और जब 3 नस्लें होती हैं तो ये पूरा वक्त आपके साथ होता है, यानी वक्त पूरा हो जाता है। वक्त की जो ट्राइंगल है वो पूरी हो जाती है। जो आपके वालिदैन है वो कौन है? वो पास्ट है, माजी। और आप कौन है? प्रेजेंट है। और आपके बच्चे क्या हैं? फ्यूचर है। तो अब अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपने अपने माजी को भी साथ रखना है और आपने अपने फ्यूचर को भी साथ रखना है, और खुद दरमियान में आपने प्रेजेंट बन के, तोहफा बन के आपने उनके साथ रहना है। तो बेस्ट फार्मूला ये है कि वक्त को एक ट्राइंगल समझे ये, और इस ट्राइंगल में आपने तीनों जो जाविये हैं उनको इकट्ठा लेके चलना है आपने, यानी किसी को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपने माजी खारिज कर दिया, यानी अपने पेरेंट्स को खारिज कर दिया, तो फिर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, और फिर फ्यूचर तो फ्यूचर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो बेस थी वो ख़त्म कर दी, आपने बुनियाद हटा दी उसकी। और इसी तरह अगर आप अपने आप को हटा देते हैं, आज के ज़माने के बजाय माजी में ज़िंदा हैं या फ्यूचर में ज़िंदा हैं, तो तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकें। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है ना जैसे एक बिल्डिंग होती है जिसमें कुछ बुनियादी नीचे बुनियादों वाली मंजिलें हैं, 4 मंजिलें वो हैं। उसके बाद जो है ना वो दरमियान वाला मीडियम बनता है, फिर उसके ऊपर टॉप बनता है। अब अगर आप दरमियान से निकाल देंगे तो टॉप कैसे क्रिएट होगा? यानी अगर आप प्रेजेंट को ख़त्म कर देते हैं तो फिर फ्यूचर कैसे हो सकता है? फ्यूचर तो नहीं होगा। तो आपने अपने आप को भी कायम रखना है, और फिर उसके साथ साथ आपने आपने फ्यूचर को भी देखना है, यानी अपने बच्चों को भी देखना है। क्योंकि याद रखें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, दुनिया का जो सबसे बड़ा असासा होता है, वो आपके बच्चे होते हैं। अब अगर आपके बच्चे ख़राब हो गए, या वो हेल्दी नहीं रहे, या उनका दिमाग ख़राब हो गया, या वो ज़िंदगी में पीछे रह गए, या उन्होंने कुछ ज़िंदगी में सीखा नहीं है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना टॉप जो था उसको उड़ा दिया हुआ, आप बगैर सर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं। आपका कमाल ये है कि हर सूरत तीनों जनरेशन्स को साथ लेके चलें, अपने आप को, अपने वालिदैन को और अपने बच्चों को। अगर आपने तीनों को साथ मिला लिया तो आपका इशू ख़त्म, आपकी फैमिली मुकम्मल, तो शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। और अब बुज़ुर्गों को राज़ी करने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बड़ा, बल्कि बुज़ुर्गों को, अपनी बेगम साहिबा को और अपने बच्चों को राज़ी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो वालिदैन होते हैं उनको फिज़िकल टच चाहिए होता है, फिज़िकल, वो अपने बच्चे को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जब गैप दूर हो जाता है ना जी, तो वो उनको एक फीलिंग सी आती है कि जैसे हम यूज़लेस हो गए हैं, अब हमारा वक्त आ गया है गुजरने का, चलने का, जाने का। तो आप जब भी अपने वालिद को मिले तो बगल गिरो उनसे, और जब भी अपनी माँ से मिलें तो बगल गिरो। ये टेक्निक कहाँ से सीखेंगे आप? अपने बच्चों से सीखें। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो दौड़ के अपनी माँ की गोद में चढ़ता है, और वो दौड़ के अपने वालिद की टांगों के साथ लिपटता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि बच्चे को भी टच चाहिए होता है, और ये टच सिर्फ बच्चे को या बूढ़े को नहीं चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए। याद रखिए, ह्यूमन को ह्यूमन टच चाहिए होता है। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें हाथ लगाता है, टच करता है, छूता है, तो हमें बड़ा रिलीफ फील होता है, क्योंकि इंसान को रिलीफ फील होता है। आपके अगर इस हाथ में दर्द हो रहा तो क्या करेंगे आप? इस हाथ से इसको पकड़ लेंगे, ऐसे फ़ौरन रिलीफ हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके कोई डियरेस्ट वन है, जो आपकी बेगम है, आपके वालिद साहब हैं, आपके बच्चे हैं, जब उनको चोट लगेगी तो आप फ़ौरन अपना हाथ उनके ऊपर रख दें, चोट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान को टच चाहिए होता है।
तो अब आपके बच्चे को टच चाहिए तो आपके वालिदैन को भी टच चाहिए। तो आपने अगर अपने वालिदैन को राज़ी करना है तो एक ही तरीका है कि जब भी आएँ गले मिलें। मैं अपनी वालदा को 5-6 मरतबा रोज़ाना मिलता हूँ, यकीन करें, बड़ा खुश होती हैं वो, मैं बहुत खुश होता हूँ। और अपने वालिद साहब से भी मेरा यही था कि मैं उनको गले लग जाता था उनके, और जितनी भी उनको तकलीफ़ होती थी, दूरी होती थी, ख़त्म हो जाती थी सारी। तो आप अपने वालिदैन से एक तो गले मिलना शुरू करें। दूसरा, आपके बच्चे ख्वाह कितने बड़े क्यों ना हो गए हों, उनके सर पे हाथ फेरना और प्यार करना शुरू करें। मैं अपनी बेटियां ना, जो मैं उनके सर के ऊपर प्यार करता हूँ, उसको इतना बुला के, इतना पैम्पर करके अपनी बच्ची को, तो आप भी ये करें। लास्ट में ये जो गैप है ना उसको ख़त्म करें। तो ये अगर गैप ख़त्म होगा, एक फिजिकल टच आपके दरमियान रहेगा, तो आपके बहुत सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। आप एक दूसरे के साथ नाराज़ रह ही नहीं सकेंगे। अब अगर आप एक बंदे के साथ गले मिल रहे हैं तो वो कितनी देर नाराज़ रहेगा आपसे? नाराज़ तो नहीं रह सकेगा। इसी तरह जब बच्चों के साथ इख्तलाफ हो तो थोड़ी देर बाद उनको बुलवा के दोबारा गले लगाया करें। नहीं बच्चा मानना, फिर भी उसको मनाया करें, उसको मिला करें उसके साथ। तो ये एक हैबिट है जो आप डेवलप करेंगे, तो ये एक बेस्ट फार्मूला है फैमिली के डेवलपमेंट का, कि बच्चा नाराज़ है या राज़ी है, फौरी तौर पे उसको बुला के उसके साथ गले लगना है। और वालिदैन जो है उनको गले लगाना है हर वक्त जब भी आप सामने आए। तो अब आप देखें उसके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, इतनी ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी कि आप हैरान ही रह जाएंगे, कि वो खिच ख़त्म हो जाएगी फैमिली के अंदर। आप देख लीजिएगा सर। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ याद रखें कि हमारे और हमारे वालिद के, मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं 40 साल का हूँ, वैसे तो मैं 55 का हूँ इस वक्त, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि मैं 40 साल का हूँ, तो मेरा जो वालिद है, मेरे और उसके दरमियान को 30-35 साल का फ़र्क होगा। लेकिन जो मेरा बच्चा है उसके और मेरे दरमियान सिर्फ 6-7 साल का फ़र्क होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जनरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। यानी मेरे बेटे की और मेरी जनरेशन सेम है, वो भी टच फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी टच फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दोनों सेम है। वही पिज़्ज़ा खा रहा है, मैं भी पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो हमारा ऑलमोस्ट है, कपड़े भी हम एक जैसे पहन रहे होते हैं। तो ये जो दूसरे बच्चों के साथ होता है ना, आप और आपके बच्चों, उसका गैप बड़ा कम होता है। दूसरा, जो आज आपकी फीलिंग है, जो आपके बच्चे की या बच्ची की फीलिंग है, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो फीलिंग बराबर हो जाएगी। फिर दोनों सेम बोगी में होंगे, वो है ना, इन द सेम शिप, दोनों सेम शिप होंगे, यानी दोनों के प्रॉब्लम सेम होंगे, दोनों के मसले सेम होंगे, फिर कोई गैप नहीं रहेगा दोनों के दरमियान, याद रखिए। लिहाजा आप और आपके बच्चों के दरमियान मैं कहता हूँ 6-7 साल, हद 10 साल का फ़र्क होता है। जो ही बच्चा जवान हुआ नहीं तो आप दोनों एक जैसे हुए नहीं, और आप भी समझें कि बस ये गैप थोड़ा सा ही है, मैंने इसको किसी तरीके से पूरा करना है, इसको ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैं बच्चों को कहता था, जिस दिन आपका बच्चा हो गया ना, उस दिन आप मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए थे तो मैंने अपने वालिद को अंडरस्टैंड किया था कि उसकी एग्नी क्या थी, वो किस तकलीफ़ में रहा है बेचारा, क्योंकि हम तो उनकी बात मानते ही नहीं थे। तो जब मेरे बच्चे हुए और मेरी बात नहीं मानते थे तो मुझे अपने वालिद पे बड़ा तरस आता था। तो मुझे बच्चों से इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना मुझे वालिद साहब पे तरस आता था कि हाय मेरे अब्बा जी, और वो बेचारों को कितनी तकलीफ़ होती होगी जो हम ये हरकतें करते थे कि हम उठे और उठ के छत के ऊपर जा के, तो छत के जो होता है ना, उस पर्दा जो होता है, उसको पर्दी जो होती है उसके ऊपर चलना शुरू कर दिए, और ट्रेन की पटरी के ऊपर चल रहे हैं, या आंखें बंद करके छलांग लगा दी। तो ये चीज़ें हम सोचते थे कि हमारे वालिद को कितनी तकलीफ़ होती होगी या माँ को कितनी तकलीफ़ होती थी। तो जब आपके बच्चों के बच्चे होते हैं तो फिर वो आपको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, वैसे अंडरस्टैंड नहीं करता इंसान। ये इंसान की एक बड़ी बदकिस्मती है सर। एक और जो पुराना नुस्खा है, बड़ा पुराना फार्मूला है, वो कहते हैं कि अगर आप आज अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। ये बात 100% दुरुस्त है। ये इसलिए नहीं कि इसके अंदर कोई रूहानियत है या मजहबी पहलू है, कतई नहीं। इसके अंदर एक टेक्निक है। देखें, इंसान का बच्चा देख के सीखता है, सुन के नहीं सीखता। इंसान सुन के नहीं सीखता, याद रखिएगा। आप जितने चाहें लेक्चर दे लें, इंसान नहीं सीख सकते, लेकिन जब आप उसे दिखाएंगे तो वो फौरी तौर पर सीख जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो पिक्चर है, वो पिक्चराइज्ड है, वो उसकी पिक्चर फॉर्म में है, वो लफ्ज़ों के फॉर्म में नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं होता। जब हम उस पिक्चर के बारे में सोचते हैं तो पिक्चर डाइल्यूट होकर लफ्ज़ बन के मुँह से बाहर निकल जाए बस। और जब हम कुछ चीज़ देखते हैं तो वो फौरी तौर पे पिक्चर बनती है, ऊपर चली जाती है। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो भी एक पिक्चर बनती है और फौरी तौर पे यहाँ पे जमा हो जाती है। ये एक रियलिटी है, हकीकत है। तो बच्चे जो हैं, जब वो देखेंगे आपको कि आप अपने वालिद की खिदमत कर रहे हैं, उनको लेके आते हैं, उनसे साथ गले मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी नाजायज़ बात पे भी खामोश रहते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त करते हैं, कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं,
उन्हें साफ़ सुथरा रखते हैं, उनकी बातों का ख्याल रखते हैं, उन्हें अकेला नहीं रहने देते, उनके साथ वॉक करने जाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको स्विमिंग करवाते हैं या उनको स्टीम बाथ करवाते हैं। जब वो ये सारी चीज़ें देखेगा तो कल को वो भी यही काम करेगा। क्योंकि देखें ना, जो हम ज़ुबान बोलते हैं हमारा बच्चा भी वही ज़ुबान बोलता है, जो हम खाते हैं हमारा बच्चा भी वही खाना शुरू कर देता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो सीखता ही इसी तरह। तो अब जब वो आपको देखेगा कि आप अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, अपने बड़ों का एहतराम कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कल वो आपको भी बर्दाश्त करेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है कि जो आप अपने बुजुर्गों के साथ जो बिहेवियर रखते हैं, ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपके बच्चे कल आपका उसी तरह ख्याल रखें। लेकिन अगर आप अपने वालिदैन का एहतराम नहीं कर रहे, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रख रहे, तो मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि आपके बच्चे भी आपके साथ यही करें, यही सलूक होगा उनका भी आपके साथ, वो फिर इसी तरह बिहेव करेंगे आपके साथ। तो अगर आप ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं तो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम शुरू करें ताकि आपके बच्चे आपका एहतराम करें। और अगर आप उन्हें ये तोहफ़ा नहीं देंगे बच्चों को, तो कल आपके बच्चे आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बड़ी मार पड़ेगी आपको, बड़े ही तंग होंगे आप, ये याद रखिएगा। एक और चीज़ जो पुराने बुज़ुर्ग बता के गए हैं वो ये है, वो ये कहते हैं कि अपनी मुट्ठी बंद रखें, यानी जो फाइनेंशियल आपने गेन किया है उसे अपने तक रखें, अपनी फैमिली को सिर्फ उतना दें जितना उनको ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को जायदाद दे देते हैं, जब वो देते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि याद रखें कि जो आपके एसेट्स हैं वो आपके हैं, और मज़हब भी यही कहता है कि आपके बाद आपकी जायदाद तकसीम होगी, आपकी ज़िंदगी में तकसीम नहीं होगी। ऐसा ही है ना, जो विरसा या तरका है वो कैसे होता है कि जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो फिर उसके हिस्से किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप ज़िंदा हैं तो आपकी चीज़ों का हिस्सा कर लिया जाए। तो जो नेचर ने फैसला किया ना, जो ज़िंदा गाय है उसको काट के लोग तकसीम नहीं करते, जब वो ज़िबा कर दी जाती है फिर उसका गोश्त तकसीम होता है। ऐसे नहीं है कि गाय ज़िंदा है और कह रहे हैं कि जो चांपे हैं वो मेरी हैं और जो अगली रान है वो तुम्हारी है और पिछली रान मेरी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। उसकी वजह यह है कि ज़िबा होना ज़रूरी है। तो जो विरसा है, जो तरका है, वो आपके बाद में तकसीम होगा, वो आपकी ज़िंदगी में तकसीम नहीं होगा। लिहाजा जो कुदरत का फ़ैसला है, जो इंसान ने इवॉल्व किया है हज़ारों लाखों सालों में, उसको रिवर्स ना करें, क्योंकि जब भी आप रिवर्स करेंगे तो आप ख़राब होंगे, तंग होंगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बुढ़ापे में सोचा कि यार क्या ज़मीन जायदाद रखेंगे, बच्चों के हवाले करते हैं, उन्होंने अपने अपने बच्चों को हिस्सा दिया और उसके बाद खुद अकेले रह गए, क्योंकि जिसके हाथ जो आया उसने अपना हिस्सा लिया और गायब हो गए, और अब्बा जी जो है ना अकेले रह गए बेचारे। तो अगर आप अकेलेपन से बचना चाहते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, तो वो जो फाइनेंशियल मैटर्स है अपने हाथ में रखें। आपके बाद बच्चे जो होंगे उनका हिस्सा उनको मिलेगा, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और उसका ये फ़र्क भी होता है, ये फ़ायदा भी होता है कि बच्चों को पता होता है कि अब्बा जी के पास बहुत कुछ है या वालदा के पास बहुत कुछ है, तो वो उसमें भी कई लोग आपका एहतराम करते रहते हैं, तो आपकी जो अथॉरिटी है वो कायम रहती है। अमेरिका को क्यों दुनिया सुपर पावर मानती है, उसकी वजह यह है कि सारे रिसोर्सेज उनके पास है। हम अगर यहाँ पे बेडशीट्स भी बनाते हैं तो मार्केट हमारी अमेरिका के अंदर है। जब अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा तो वो बेडशीट नहीं खरीदेगा, जब बेडशीट नहीं खरीदेगा तो हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो फाइनेंशियल मैटर्स जो अमेरिका ने अपने हाथ में रखे हैं वो पूरी दुनिया के, वो कहता है जी दुनिया में किसी जगह कोई चीज़ खरीदें, अल्टीमेटली बिकेगा तो डॉलर ही, लेंगे तो डॉलर में, खरीदेंगे तो डॉलर में, बेचेंगे तो डॉलर में। तो लिहाजा उसने भी अपने फाइनेंशियल मैटर अपने हाथ में रखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क अपने हाथ में रखा हुआ है, वो उसने किसी को ये एबिलिटी नहीं दी कि वो राज़क बन जाए, राज़क सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो अपने हाथ में रखें, ज़िंदगी में उसे तकसीम करने की कोशिश ना करें, और अपने बैंक अकाउंट में रखें, अपने पास रखें, और वहीं से निकाल के अपनी बेगम साहब को दें और वहीं से निकाल के अपने बच्चों को दें, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि सोर्स हमारा जो है ना वो यही है। तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है ना अच्छी गुजरेगी, फैमिली जो है ना वो जुड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी चीज़ें तकसीम कर दी तो फैमिली के अंदर दरार आ जाएगी, रिफ्ट आ जाएगी, फैमिली टूटना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये भी याद रखें कि जितने रिश्ते हैं दुनिया में, जितने रिलेशंस हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये इनको प्रोजेक्ट्स की तरह चलाना पड़ता है। जैसे आप एक दुकान चला रहे हैं, जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हैं, जैसे आप अपनी जॉब चला रहे हैं, जैसे आप दूध वाले किस से दूध ले रहे हैं, और जैसे आप फ्रूट जो है वो बड़ा देख के भाल के खरीदते हैं, ऐसे सेम इसी तरह कोई भी रिश्ता जो है ना वो प्रोजेक्ट है। उसको प्रोजेक्ट की तरह बनाएंगे, प्रोजेक्ट की तरह चलाएंगे तो फिर ही चलेगा, वैसे नहीं कैजुअली नहीं चल सकेगा। आपने ये फैसला करना है कि ये मेरा भाई है और इसके साथ मैंने कौन सा रिलेशन रखना है, और फिर उस रिलेशन को लॉक कर दें। मेरा एक भाई था, उसके साथ मेरा बड़ा फटा चलता था, तो अचानक एक दिन उसने फटा ख़त्म कर दिया,
और हमारे रिलेशन बड़े आइडियल हो गए। तो मैंने उससे पूछा कि तूने किया कैसे? उसने कहा जी एक दिन बैठे बैठे मैंने फैसला किया कि आज से मैंने भाई के साथ लड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी कह दे, मैं बस इसके साथ चलूँगा। और कहने लगा उस दिन के बाद मेरा मामला ख़त्म हो गया। तो आपने भी रिलेशन के बारे में फैसला करना है पहले कि ये मेरा रिलेशन है और इस रिलेशन को मैंने चलाना है। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो उसके बाद अगली स्टेज ये आएगी कि आपने उस रिलेशन को चलाना कैसे है। तो वो टेक्निक्स हैं, वो आप फौरी तौर पर सीख जाएंगे। मसलन अगर आपके वालिद साहब को मीठा अच्छा लगता है तो रोज़ मीठा लेके चले जाएं, तो ये टेक्निक है, आपसे राज़ी रहेंगे। अगर वालिद साहब को पैसे अच्छे लगते हैं तो रोज़ पैसे लेके चले जाएं। अगर माँ को अच्छा लगता है कि आप उसके पास बैठें तो रोज़ आधा घंटा बैठ जाया करें आप, और नमाज से पहले पहुँच जाया करें, ताकि नमाज का जब वक्त हो तो माँ ये कहे कि मेरा नमाज का टाइम हो गया, तो आप फिर वहाँ से खिसक जाएँ। तो आप इसको टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करें। बेगम साहबा जो है उनको अच्छा लगता है कि उनकी बात सुनी जाए, तो आपने उस रिलेशन को अच्छा रखना है तो सुनते रहें बैठ के, क्या ज़रूरत है रिएक्ट करने की। बच्चे को अगर ये अच्छा लगता है कि आप उसके साथ बाहर जाके खेलें तो आधा एक घंटा खेल लिया करें। तो उस रिलेशन जो है ना उसको चलाने की एक प्राइस है, और उस प्राइस से पहले आपने फैसला करना होता है। तो फैसला करें और उसके बाद वो प्राइस जो है उसको पे करने की कोशिश करें, और ये चलेगा प्रोजेक्ट की तरह। जिस तरह आप एक नई मशीन खरीदते हैं, उस मशीन के कितने नखरे बर्दाश्त करते हैं आप, तो सेम रिलेशंस भी मशीनें हैं, इनके नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको, इनके बगैर ये नहीं चल सकेंगे, याद रखिएगा। तो आपने ये फैसला करना है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, वो ब्लड रिलेशंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशंस होते हैं। ब्लड रिलेशन ये होता है कि सेम खून होता है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये रिश्ते टूटने के लिए नहीं होते। ना आपकी बहन आपसे अलग हो सकती है, ना भाई आपसे अलग हो सकता है, ना माँ अलग हो सकती है, ना वालिद अलग हो सकता है, ना आपके बच्चे अलग हो सकते हैं। ये सब रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने ब्लड इनके अंदर एक कॉमन रखा है, ब्लड रिलेशंस है। तो जब ब्लड रिलेशंस हैं और इसने ख़त्म नहीं होना तो फिर आप इसके अंदर खिंच खिंच क्यों डालते हैं? तो आपको ये चाहिए कि इस रियलिटी को, इस हकीकत को मान लें और मान के ये फैसला करें कि आज के बाद हम एक दूसरे के साथ चलें। जब आप साथ चलें, ये बस होती ना, बस आपने देखी होगी, उसमें एक ड्राइवर होता है और उसमें 60 सवारियाँ होती हैं, सब बैठी होती हैं। अब सवारियों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि सब लोग मिल के आराम से मज़े से इस सफ़र को ख़त्म कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं, और जब वो लड़ते हैं तो क्या होता है कि बस खाई में गिर जाती है या वो सारा सफ़र ख़राब हो जाता है। तो ज़िंदगी जो है एक बस की तरह है, और उस बस में आप बैठे हुए हैं। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो जिनके साथ आप रिलेशंस में हैं, उन सब के साथ लड़ते रहें। और लड़ने से क्या क्या नुकसान होगा कि या तो बस खाई में गिर जाएगी, और अगर खाई में ना भी गिरी तो सारा सफ़र जो है आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप ख़राब रहेंगे, तंग रहें, सफ़र का मज़ा नहीं आएगा। आखिर में आप कहेंगे कि सफ़र कर तो लिया है लेकिन मज़ा नहीं आया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सबके साथ ठीक रहें, सबके साथ खुश रहें, हैप्पी रहें। तो बेहतर ऑप्शन कौन सा है? ये दूसरे वाला। तो आपने अपनी फैमिली के साथ खुश रहना है। आपने फैसला कर लें कि कुछ भी हो जाए हमने एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं, और अगर लड़ लिया है तो फिर ये फैसला करें कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी। एक फैमिली है यहाँ इस्लामाबाद में, मैं जानता हूँ कि वो सारा दिन लड़ते रहे ना तो शाम सोने से पहले एक दूसरे के साथ राजी हो सोते हैं। उन सबका ये फैसला है कि कुछ भी हो जाए हमने नाराज़गी में सोना नहीं। वो एक बार इस तरह हुआ कि वो बेटे ने गाड़ी मार दी, और क्या खौफनाक मारी गाड़ी, कुछ नहीं बचा उसका। बाप बहुत नाराज़ हो बेइंतहा, और बाप ने अपना कमरा बंद करके अंदर लेट गया। उसने कहा मैं नहीं खोलूँगा। तो सारी फैमिली जो है उसने कहा कि हम बाहर बैठे हुए हैं। सारी फैमिली जो है दरवाजे के बाहर बैठ के थोड़ी देर पर कहती थी अब्बा जी अब्बा जी कहते मैं नहीं खोलूँगा, कहते नहीं। और माँ कहती थी खोल देना, क्या हुआ, वो बच्चा है, क्या हो गया, छोड़े। और जब तक बाप ने दरवाज़ा खोला नहीं, सब ने उसको राज़ी नहीं किया, उस वक्त तक वो सोए नहीं, क्योंकि ये फैसला हो गया था कि हम जितने भी नाराज़ रहेंगे सोने से पहले हम राज़ी रहेंगे, हो जाएंगे राज़ी। तो आपने ये फैसला भी करना है। एक दिन का फैसला कर लें, 2 दिन का फैसला कर लें, 3 दिन का फैसला कर लें, और कुछ चीज़ें कॉमन रखें आप ये फैसला करें कि जनाब मसला ये है कि हम नाराज़ भी हैं तब भी एक खाना हम इकट्ठा खाएंगे, और उस वक्त सारे मुंह बना के बैठे रहे, कोई इधर बनाया, कोई इधर बनाया, कोई इधर बैठा हुआ है, लेकिन खाना सब इकट्ठे खाएं। तो इससे आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें जो है ना कॉमन रखें आप, कि ये मतलब फ़र्ज़ कर लें कि सब लोग ना टीवी लाउंज में ज़रूर आएंगे, तो जितने भी नाराज़ हैं टीवी लाउंज का चक्कर ज़रूर लगेगा, या कोई वेलफेयर का काम है वहाँ पे सब इकट्ठे जाएंगे, या मस्जिद जो है ना हम सब ने इकट्ठे जाना है,
वह कितना ही इटखड़का क्यों ना हुआ हो, कितनी लड़ाई क्यों ना हुई, लेकिन मस्जिद तो हमने इकट्ठे जाना, या नाश्ता हमने इकट्ठा करना, या गाड़ी में हम इकट्ठे जाएंगे। कोई एक चीज़ जो है ना, एक कॉमन, एक आपका एक कॉमन प्लेस ज़रूर होनी चाहिए, एक कॉमन रिचुअल आपका ज़रूर होना चाहिए, जो कुछ भी हो जाए उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वो है नाराज़गी का वक्त तय कर लें कि कितने दिनों में हमने राज़ी हो जाना है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरा ये याद रखें कि आखिरी चीज़ है कि रिश्तों को बर्दाश्त करना सीखें। रिश्तों को तब्दील नहीं किया जा सकता। जो बाप है वो बाप है, बस उसको बर्दाश्त करना है आपने। बीवी है उसको सिर्फ बर्दाश्त करना है। खामद है उसको सिर्फ बर्दाश्त करना है, उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई शख्स बदल नहीं सका। इसलिए नहीं बदलता कि अल्लाह ने बनाई ऐसा। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा लड़ाका है और आपकी तबलीग से वो ठीक हो जाए? नहीं, उसका जो एग्रेशन है वो, उसकी शक्ल तो बदल सकती है लेकिन एग्रेशन रहेगा, क्योंकि एग्रेशन उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी नरम है और आप उसे गर्म करके किसी के ऊपर चढ़ा देंगे, जा पुत्र लड़ ला, टकरा जा उसके साथ? नहीं टकराएगा, उसकी वजह उसकी नेचर मुख्तलिफ। तो जितना टाइम हम एक दूसरे को बदलने में लगा देते हैं, उससे 1/4 टाइम में हम उसके साथ चलना सीख सकते हैं, हम उसे बर्दाश्त करना सीख सकते हैं। तो आपने आज से अपने किसी रिलेटिव को, ख़ानदान के किसी भी शख्स को बदलने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ उसके साथ चलने की कोशिश करनी। वो क्या कहते हैं ना, मोहब्बत क्या चीज़ होती है? मोहब्बत में आप दूसरे आदमी को एक्सेप्ट करते हैं अपनी उसकी तमाम तर खामियों के साथ। वो कहते हैं ना, मोहब्बत क्या चीज़ होती है? मोहब्बत एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें आप दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं उसकी तमाम खामियों के साथ और उसकी सारी खूबियों के साथ। आप उसको बदलते नहीं हैं, याद रखिएगा, बल्कि वो जैसा है उसे वैसे ही आप कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं जैसा है वैसे ही की बुनियाद पे कबूल कर लें, आप कबूल कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली में ठीक रहना चाहते हैं तो फैमिली से मोहब्बत करें। और मोहब्बत का ये करीना है, मोहब्बत का ये लेसन है, मोहब्बत का ये प्रिंसिपल है कि आप दूसरे को एज इट इज़ कबूल कर लें, उसको तब्दील करने की कोशिश ना करें। उसे ये ना कहें कि पहले अपनी नाक छोटी करके आओ, अपनी आंखें बड़ी करके आओ, अपना पॉस्चर सीधा करके आओ, अपने बाल कटवा के आओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा। नहीं, आपके अंदर अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को फिर अंधा होना चाहिए, फिर उसे दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। तो बेस्ट फार्मूला ये है कि अपने सारे रिश्तेदारों को निभाना शुरू करें, उनको बर्दाश्त करना शुरू करें, उनको तब्दील करना ना शुरू करें। और नाराज़गी अगर है तो उसका एक टाइम लाइन तय करें कि कब तक ये रह सकती है, कब के बाद ख़त्म हो जाएगी। कॉमन ग्राउंड ज़रूर रखें कि जहाँ पे सारी फैमिली आके बैठे, और रिलेशन जो है ना प्रोजेक्ट्स की तरह चलाएं, जिस तरह आप बाकी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसको ऐसे कैजुअल ना लें, कैजुअल नहीं चले। फाइनेंशियल मैटर जो अपने हाथ में रखें, जितना आपके हाथ में रहेगा उतनी आपकी फैमिली के अंदर रिट रहेगी, उतनी आपकी फैमिली के साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। वालदैन की खिदमत करें, वालदैन की खिदमत करेंगे तो आपके बच्चे खिदमत सीखेंगे, फिर वो कल आपकी खिदमत करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे वालदैन की खिदमत तो बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे तो उन बेचारों के साथ भी बड़ी ज़्यादती होगी। कल जब उनके बच्चे होंगे तो वो भी इनकी खिदमत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खिदमत का एलिमेंट जो है पूरी फैमिली से निकाल लिया। तो बड़े ज़ालिम है आप, तो आपने वो नहीं करना। वालदैन से गले मिला करें, बच्चों से गले मिला करें। बच्चियाँ जो उनके सरों पे, उनके माथों पे प्यार किया करें। बच्चियों को अपनी जिस्म का, अपनी जान का हिस्सा समझें, उनको दूर ना रखें। दूरी जो है बच्चों को सुखा देती है, बच्चों को बहुत डैमेज कर देती है। और आखिरी चीज़ ये है कि एक फैमिली जो यूनिट है वो 3 नस्लों का यूनिट होता है, 3 नस्लें होती हैं उसके अंदर। इन तीनों नस्लों को एक समझेंगे तभी ख़ानदान चल सकेगा, वैसे ख़ानदान नहीं चलेगा।